जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और क्या हाल चाल भाई लोग, ठीक ठाक? चलिए, आज ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन क्या करिएगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग जो हमारा काम है, आपका काम है पढ़ना, आप पढ़िए, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे। ठंड का काम है लगना, ठंड लगेगी। वैसे भी कहा गया है ठंड और बेइज्जती को जितना महसूस कीजिएगा, हाँ, उतना लगता है। तो इसलिए महसूस नहीं करना है, करके टाइम नहीं बिताना है। जो काम है करिए, थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ। आप जैकेट टोपी धराए रहिए, ठंड से भी बचना है और काम भी करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ऊर्जा का स्रोत। बड़े बहुमूल्य टॉपिक है कि 10th में तो काम आता ही है सर, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन को देने जा रहे हैं, खास करके होने वाला डीएलएड का एग्जाम है, बीएड का एग्जाम है, टीआरई 4 का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, तो उन तमाम परीक्षाओं में आपको पूछेगा। क्वेश्चन कहीं बाहर से थोड़े ना जो है इंपोर्ट होकर के आएगा। यही सब क्लासेस का टॉपिक बनता है क्वेश्चन। इसलिए तो कहा जाता है पीसीएस का तैयारी करना है 6 to 12 पढ़ लो, कोई अच्छे कंपटीशन को देना है 6 to 12 पढ़ लो। तो जब 6 to 12 पढ़ लो तो अभी पढ़ो जो बाद में भी काम आएगा। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या ऑक्सीजन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन है? हमको लगता है ये क्वेश्चन का आंसर बच्चा बच्चा बता देगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भूताप बढ़ते जा रहा है और यह बड़ी खतरनाक चीज है। नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़, एल्यूमिनियम का छड़? जल्दी बताइए। नाभिकीय विखंडन को अगर नियंत्रित नहीं किया जाए ना तो यह रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। इसलिए नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए जल्दी बताइए इसमें से कौन सा छड़ उपयोग होता है? तो जो लोग कह रहे हैं कैडमियम का छड़, वह बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैडमियम का छड़, या आप और क्या यूज कर सकते हैं, बोरॉन का भी छड़ यूज कर सकते हैं इसके जगह पे। कभी कभी ऑप्शन में या तो कैडमियम रहेगा या बोरॉन रहेगा, या कभी कभी दोनों रहता है। अगला सवाल, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जल्दी बताइए। कोयला, बिजली, सूर्य, परमाणु? जल्दी बताइए। ऊर्जा का सबसे विशाल प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा हो जाएगा? कोयला, बिजली, सूर्य? सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। इसलिए देखिए अभी सूर्य नहीं निकल रहा है ठंडा में, तो कैसे हम लोग त्राहिमाम हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा देता है सर। सबसे बड़ा विशाल स्रोत सूर्य है ऊर्जा का। फ्री में हम लोग को ऊर्जा मिल जाता है इससे। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जल्दी बताइए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। अब देखो भैया, हम बिहारी हैं, एक एक बात हमको पढ़ाया रटाया जाता है बचपन से कि बाबू जब इनमें से सभी रहे ना, ए और बी दोनों रहे ना, तो इसको मार देना है। लेकिन अगर ये तुक्का मारिएगा ना बाबू बिना ज्ञान का, तो खतरनाक पड़ जाएगा आपको। इस बार आंसर बिल्कुल नहीं होगा। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो ऊपर पट्टी में कोई जीवाश्म, जब जीव जंतु दब जाता है तो लंबे समय तक उसके सड़ने गलने से जो ईंधन बनता है, तो लकड़ी थोड़े ना होगा, गोबर गैस थोड़े ना होगा, कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोयला पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, याद रखिएगा। सही आंसर कोयला हो जाएगा। गोबर गैस एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी, चूल्हा? जल्दी बताइए। गोबर गैस चूल्हा नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगा, प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा, गोबर गैस बायोगैस है। गोबर गैस बायोगैस है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहां बना रहा है, नहीं है। निम्न में से कौन सा कह रहा है कि बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, नहीं है, नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला? तो देखिए बायोगैस, इसके नामे में है बायोगैस। बायोगैस मतलब जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले घटकों से बनने वाला ना। तो जीव जंतु से, यानी
जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी सजीव हैं, तो लकड़ी होगा, गोबर गैस भी होगा, कोयला भी होगा, परंतु नाभिकीय ऊर्जा तो सूर्य से प्राप्त होने वाला नाभिक के विखंडन या संलयन से होने वाला नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है। नाभिक के विखंडन या संलयन अभिक्रिया द्वारा, इसलिए यह जो है बायोगैस नहीं होगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, नवीकरणीय का है जो बार बार यूज करिएगा, बार बार पूर्ति होते जाएगा, यूज करिएगा पूर्ति होगा, यूज करिएगा पूर्ति होगा। एक होता है यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, मतलब उसकी पूर्ति नहीं होने वाला है। यूज जैसे जैसे कीजिएगा वो लिमिटेड अमाउंट में है, वह धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो नवीकरणीय स्रोत कौन सा होगा? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा सबसे अच्छा नवीकरणीय स्रोत है। आज यूज कीजिए, कल फिर सौर ऊर्जा मिलेगा, परसों भी मिलेगा, मिलते रहेगा, इसलिए सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बहुत सारा अभी सरकार का प्लान भी है सोलर प्लेट लगाने का, लगाइए, सरकार आपको जो है उसमें कुछ रिबेट देगी, सरकार अपनी तरफ से छूट देगी। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा? सौर ऊष्मक ना, सौर कुकर ना, सौर सेल। हाँ, सौर सेल का काम है किसमें? सौर ऊर्जा को किसमें बदल देना? किसमें बदल देना? विद्युत ऊर्जा में बदल देना। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जल्दी बताइए। तो जो लोग उत्तर प्रदेश कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। अगर राजस्थान कह रहे हैं गलत है, गुजरात कह रहे हैं तब भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का नाम सुने होंगे आप, बुलंदशहर का नाम सुने हैं। बुलंदशहर का ही एक जगह है नरोरा। क्या है? एक जगह है नरोरा, यह गंगा के तट पर है, यह भी याद रखिएगा। किस तट पर है गुरुजी? गंगा के तट पे है बाबू, याद रखना है आपको। अगला, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? जल्दी बताइए। सरदार सरोवर बांध गंगा नदी पर ना जी ना, सतलज पर ना, तापी पर भी नहीं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, ये तो आप जानते ही होंगे। अगला सवाल लीजिए। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा का नहीं, चांदी का नहीं, तांबा का नहीं, सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह एक सेमीकंडक्टर है। क्या है ये? एक सेमीकंडक्टर है। क्या है ये? एक सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर मतलब उपधातु है। उपधातु या उपचालक है? उपचालक या उपधातु है, उपचालक या उपधातु है। सेमीकंडक्टर है तो इसमें आप एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप, इसको क्या, इसमें अशुद्धियां मिला करके इसको डोपिंग करके बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। हाइड्रोजन बम किसका अभिक्रिया पर? हाइड्रोजन बम में क्या होता है? हाइड्रोजन नाभिक मिल करके क्या देता है? हाइड्रोजन नाभिक मिल करके हीलियम नाभिक में बदलता है। किसमें बदलता है? हीलियम नाभिक में बदलता है। यानी दो यहाँ पे क्या होता है? नाभिक मिलता है, मिलने को क्या कहते हैं? संलयन। मिलने को क्या कहते हैं? संलयन। मिलने को क्या? टूटने को विखंडन, टूटने को विखंडन, टूटने को विखंडन, मिलने को संलयन, मिलने को संलयन। संलयन का इंग्लिश फ्यूजन होता है। इंग्लिश में बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है? नाभिकों का संलयन होता है, नाभिकों का संलयन होता है, नाभिकों का संलयन होता है। और परमाणु बम में विखंडन होता है, परमाणु बम में विखंडन होता है, परमाणु बम में विखंडन होता है। ये भी दिमाग में छप जाना चाहिए। अगला सवाल, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, जल्दी बताइए। ए बाबू, सोना, नूनू, जल्दी बताओ। तारापुर का नाम सुने होंगे, किसके लिए फेमस है? ये भी पूछ सकता है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिए फेमस है। तारापुर कहाँ है?
महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात। तो जो लोग महाराष्ट्र कह रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। सबसे पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र केंद्र तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है भारत का, ये भी याद रखना है। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? राणा प्रताप, जल्दी बताइए, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो राणा प्रताप जो है, देखिए ये नाम ही जब इतना बड़ा है तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा नाम है, इसलिए भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में है। सबसे बड़े राज्य राजस्थान में है। राणा प्रताप राजस्थान, राणा प्रताप राजस्थान, राणा प्रताप राजस्थान, राणा प्रताप राजस्थान छप जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र केंद्र किस राज्य में है? कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र केंद्र किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। जल्दी बताइए। देखिए नामे से क्लियर है, कलपक्कम जब भी होगा ना तो नाम कहाँ का लग रहा है? साउथ इंडिया का, दक्षिणी भारत का। हमारे उत्तरी भारत में इस तरह की बातें होती ही नहीं है। उत्तरी भारत का होता है कि ये पुर, वो पुर, ये गंज, वो गंज, ये बाड़ी, ताड़ावाड़ी, गेड़ावाड़ी, हाँ ये सब होता है हमारे उत्तरी भारत में। तो ये नाम कहाँ का लग रहा है? साउथ का। उत्तर प्रदेश साउथ का है? नहीं है। तमिलनाडु साउथ का है, तो यही सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु में याद रखिएगा। अगला कह रहा है काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? काकरापार कहाँ हो जाएगा बताइए? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। काकरापार जो है वह गुजरात के सूरत में है। काकरापार 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 किस लिए जाना जाता है? नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिए। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिए जाना जाता है। केगा नाभिकीय विद्युत, केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? केगा किस लिए फेमस है? नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिए। केगा किस लिए फेमस है? नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिए। केगा किस लिए जाना, कहाँ है? केगा कहाँ है? तो क से केगा, क से कर्नाटक, 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 क से केगा, क से कर्नाटक हो जाएगा। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत। सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य और सभी तारों में नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। दो हाइड्रोजन नाभिक मिलकर के एक बड़ा क्या बनाते हैं? हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इससे बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन बम का भी सिद्धांत यही है। अगला सवाल लेते हैं, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है जब नाभिकीय विखंडन, विखंडन मतलब नाभिक टूटेगा, नाभिक टूटेगा तो बहुत हाई अमाउंट में क्या देगा? आपको ऊर्जा उत्पन्न करके देगा। एटम बम में यही नाभिकीय विखंडन का कॉन्सेप्ट काम करता है और इसमें अत्यधिक ऊर्जा होता है। कितना होता है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 200 जो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला सवाल लीजिए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड हो गया। जीवाश्म ईंधन गोबर गैस नहीं है, लकड़ी नहीं है, इनमें से सभी नहीं होगा। बिहारी टाइप पे नहीं मारना है, पढ़ के जा रहे हैं। कोयला, इसमें से कोयला पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर कोयला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। चलिए ये 20 क्वेश्चन विद ऑप्शन डिस्कस किए हैं आपके साथ। उम्मीद है सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। तो प्लीज आप लोग बने रहिए। ठंड, गर्मी, वर्षा अपना काम करेगा। आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। प्यार सपोर्ट देते रहिए। दोस्त यार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं पुनः नए टॉपिक के साथ। आप में जोश बरकरार रहनी चाहिए। एग्जाम में आपको बढ़िया मार्क्स लाना है, साथ ही ज्ञान बहुत अधिक बढ़ा लेना है ताकि पीसीएस तक में बैठिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।